दिलीप साहब का जाना किसी एक्टिंग संस्थान के बंद हो जाने जैसा है, क्योंकि दिलीप साहब उन कलाकारों में से थे जिनसे अगली पीढ़ी एक्टिंग की प्रेरणा लेती थी। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में दिलीप कुमार को पहला किंग खान कहा जाता है, क्योंकि दिलीप कुमार का असली नाम यूसुफ खान था और वो पेशावर के एक पठान परिवार से संबंध रखते थे। मेरे पास आज उनकी ऑटोबायोग्राफी है, जिसमें उन्होंने अपने बारे में बहुत सारी बातें लिखी हैं, जिसमें दिलीप साहब की जिंदगी से जुड़े कई कहानियां हैं। इस किताब में यूसुफ खान के दिलीप कुमार बनने की कहानी भी विस्तार से लिखी है, लेकिन हम आपको संक्षेप में इसके बारे में बताएंगे। 1940 के दशक में दिलीप कुमार पेशावर से नौकरी की तलाश में पुणे पहुंचे और तब वो दिलीप कुमार नहीं, यूसुफ खान ही हुआ करते थे। उनके पिता लाला गुलाम सरवर पेशावर में एक फल विक्रेता थे, फल बेचते थे। जब दिलीप कुमार घर से भागकर पुणे पहुंचे तो उन्होंने वहां ब्रिटिश आर्मी कैंटीन में सैंडविच का एक स्टॉल लगा लिया। सैंडविच बेचा करते थे और इस काम से दिलीप कुमार ने देखते ही देखते 5,000 रुपए कमाए, जो उस वक्त के हिसाब से बहुत बड़ी रकम थी। उस समय दिलीप कुमार इन पैसों के साथ वापस अपने घर लौट गए थे, लेकिन वर्ष 1942 में, यानी जब भारत गुलाम था, दिलीप कुमार को फिर से काम की तलाश थी और तब उनके एक फैमिली फ्रेंड ने उन्हें बॉम्बे टॉकीज स्टूडियो की मशहूर अदाकारा देविका रानी से मिलवाया। इसके बाद दिलीप साहब ने बॉम्बे टॉकीज में एक स्क्रिप्ट राइटर के तौर पर काम करना शुरू किया, क्योंकि उनकी उर्दू बहुत अच्छी थी और वो उर्दू में नाटक लिखते थे। 1944 में 2 साल बाद देविका रानी ने अपनी नई फिल्म ज्वार भाटा के लिए यूसुफ खान को लीड रोल ऑफर किया और इसके लिए वो उन्हें 1250 रुपए, 1250 रुपए महीना देने के लिए तैयार थी। उस वक्त ये रकम बहुत बड़ी थी। दिलीप कुमार को यकीन नहीं हुआ और उन्हें लगा कि शायद ये उनकी सालाना सैलरी है, जबकि ये 1250 रुपए पर मंथ था, मासिक सैलरी थी। दिलीप कुमार ने अपनी उलझन दूर करने के लिए देविका रानी से दोबारा संपर्क किया और देविका रानी ने उन्हें बहुत प्रतिभावान बताया और कहा कि वो ऐसा ऑफर देना चाहती थी जिसे दिलीप साहब मना ना कर पाए, और वो मना कर भी नहीं पाए। उनकी शर्त ये थी लेकिन कि यूसुफ खान को अपना एक स्टेज नेम चुनना होगा, यानी अपना नाम बदलना पड़ेगा और ऐसा नाम रखना पड़ेगा जो उनका स्टेज का नाम होगा। देविका रानी ने ही यूसुफ खान को ये नया नाम दिया, दिलीप कुमार, जो उनका स्टेज नेम था। देविका रानी का तर्क ये था कि दिलीप कुमार नाम उनकी रोमांटिक छवि को और बेहतर बनाएगा और इसका उन्हें आने वाली फिल्मों में फ़ायदा मिलेगा। ये जो किताब आज मैं लेकर आया हूँ, ये किताब उन्हीं की कहानी है। इसी किताब में उनके इस किस्से का जिक्र है और मैं आपको इसके पेज नंबर 123 पर जो लिखा है वो पढ़कर बताता हूँ कि उन्होंने क्या लिखा है। वो कहते हैं, शी सेड, Yusuf, I was thinking about your launch soon as an actor and I felt it would not be a bad idea if you adopted a screen name. तो screen name उनका ये रहा, you know, a name you would be known by and which will be very appropriate for your audience to relate to and one that will be in tune with the romantic image you are bound to acquire through your screen presence। और इसके बाद उन्होंने जो नाम सजेस्ट किया, उनका स्क्रीन नेम वो था दिलीप कुमार। फिल्म इंडस्ट्री में जो स्टारडम दिलीप कुमार को मिली वो बाद में किसी और को नहीं मिली। उनका अभिनय देखने के बाद हर एक्टर उनके जैसा ही बनना चाहता था। अब हम आपको एक खास वीडियो दिखाते हैं। ये वीडियो कुछ वर्ष पहले उनके जन्मदिन पर था। इस वीडियो से आप क्या सीख सकते हैं? दिलीप साहब एक ज़माने में अदाकारी के शहंशाह थे, सिनेमा के शहंशाह थे, लेकिन वक्त किसी को छोड़ता नहीं और वक्त का जो पहिया जब चलता चला जाता है तो बड़े बड़े शहंशाह भी कई बार असहाय हो जाते हैं। और दिलीप साहब जो हैं, उन्होंने अपनी ज़िंदगी में बुलंदियां देखी, लेकिन धीरे 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 उनकी याददाश्त जाने लगी, उन्हें कुछ याद नहीं रहता था। ये शहंशाह ऐसा था जो शहंशाह होते हुए इस बात को भूलने लगा कि वो कौन है, उसकी बुलंदियां क्या थीं और वो कितना बड़ा शहंशाह है। उनके जन्मदिन का एक वीडियो आज आपके साथ शेयर कर रहे हैं जो कुछ वर्ष पुराना है। तब तक उनकी याददाश्त जाने लगी थी। सोते नहीं है। Happy birthday to the, happy birthday to you, happy birthday to you. Wow. Happy birthday. I love you. Take this one.
साहब साहब। देखिए आपके लिए केक आया। केक आएगा। 1 मिनट नहीं आती थी। सर जी साहब हैप्पी बर्थडे टू यू हैप्पी बर्थडे टू यू नीचे क्या लग रहा है इन्होंने? जान आपके लिए देखिए क्राउन आया सर। के लिए, किंग शहंशाह के लिए सर पे ताज आया है यूसुफ। ये वाओ। एक बार सब लोग गाना गाएंगे सर जी या जी बार बार दिन ये आए बार बार दिन ये आए तुम जियो हजारों साल ये मेरी है आरज़ू हैप्पी बर्थडे टू यू हैप्पी बर्थडे अरे इस तरह तो हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे टू यू वाओ लवली लवली यूसुफ दुर्भाग्य की बात यह है कि शहंशाह खुद नहीं जानते थे कि ये तालियां क्यों बज रही हैं, ये केक उनके लिए क्यों आया है, क्योंकि तब वो सब भूलने लगे थे। दिलीप साहब अपनी पत्नी सायरा बानो से बड़ा प्यार करते थे और वो अपनी असल ज़िंदगी में बड़े खुश मिजाज माने जाते थे। और जी न्यूज़ पर बहुत वर्ष पहले एक प्रोग्राम चलता था जिसका नाम था रूबरू, और एक बार इसी कार्यक्रम रूबरू में जी टीवी पर दिलीप साहब और सायरा बानो खास मेहमान थे। और आज वो पुरानी क्लिप, वो पुराना वीडियो आज हम आपको दिखाना चाहते हैं। जब शादी हुई थी तो वो इस तरह से हुई कि जो हमने प्लान की थी, हम लोग वेट तो कर नहीं सके नवंबर तक, क्योंकि पब्लिक के अंदर जो है वो बहुत खलबली सी मच गई थी कि दोनों को साथ देखने की एक उमंग थी। हम दोनों ने साथ काम नहीं किया था, पर्दे के ऊपर काम नहीं किया था साथ, तो पब्लिक चाहती थी कि किसी तरह इन दोनों को हम साथ देखें। तो उस जोश के अंदर हम जहाँ जाते थे वो स्टैम्पीड हो जाता था लिटरली, यानी कि लोग जो हैं वो जहाँ प्लेन लैंड करता है तो वहाँ तक लोग पहुँच जाते थे टारमैक के ऊपर के, और एक ऐसी हालत होती थी एक पिन रखने की जगह नहीं। तो हम लोगों ने सोचा कि अब ये नवंबर तक ये पागलपन जो हो रहा है, इट्स वंडरफुल, पीपल वांट टू सी अस टुगेदर, लेकिन वहाँ मेरा शूटिंग जो होता था, मेरी शूटिंग पैकअप हो जाए, यूसुफ साहब की शूटिंग जहाँ होती थी वो पैकअप हो जाए क्राउड्स की वजह से। तो कलकत्ते में हम लोग काम कर रहे थे और वहीं से हमने टेलीग्राम दिया कि भाई एक सिंपल सेरेमनी काजी को बुला दीजिए और हम लोग मैन एंड वाइफ बन जाते हैं, ताकि ये जो एक फतूर है लोगों का साथ में देखने का, शायद उससे ख़त्म हो जाए और हम लोग नॉर्मली काम कर सकें। तो इसलिए फिर नवंबर से इमीडिएटली शिफ्ट करके 2 दिन के अंदर हम लोग ने, और हमारे वेडिंग कार्ड्स के इनविटेशन तक प्रिंट नहीं हो पाए थे, इतनी सिंपल शादी हुई थी हमारी। मैं बस अपनी बीवी की खिदमत करता रहता हूँ। जो ये कहती है वैसे मैं करता हूँ। ये कहती है कि दिन है तो मैं कहता हूँ दिन है, ये बोलती है रात है तो मैं कहता हूँ रात है। वैसे ये जो नुस्खा है मैं थरली रिकमेंड करती हूँ मैरिड कपल्स के लिए, ये बड़ा अच्छा नुस्खा है, वाकई। जो बीवी कहे वो करे, है ना। फिर उसके बाद लाइफ एकदम कुशल, कोई शांति, कोई फिक्र नहीं, कुछ नहीं। जब जी चाहे उठ जाओ, पूछेंगे नहीं कहाँ जा रहे हो, कब आओगे। ये सीक्रेट्स हैं और पुराने, सदियों पुरानी। मेरे अब्बा ने भी मुझसे कहा था, कभी अम्मा से झरझर तो कहने एक बात मेरी सुन लो, तुमको आगे चल के काम आएगी। तो ही हैड ए वेरी फाइन सेंस ऑफ ह्यूमर। तो हम समझते थे कि कुछ बिजनेस की या कुछ आगे काम बहुत तुम्हारे काम आएगी। क्या काम है? कहता है बीवी जब कुछ गलत बात भी करे ना, अरे नहीं देखो मेरी तो समझ में नहीं आता था ऐसा हो सकता था, अच्छा होता जब मैं माँ यही कहता, बस ऐसा कह दिया। कभी को अरे तुमने, उसने नबी कहा हो तो कह रहा तुमने उस वक्त मुझे कहा था, याद है, और मैंने सुनी नहीं बात, और आखिर में वही हुआ। तुम जो कह रही थी अगर वो करता मैं तो ठीक होता। तो चाहे हो ना हो, तुम्हारी कहने बीवी यही कहेगी कि देखो मैं तो बात सुनते नहीं हूँ तुम, मैं तो कह के थक जाती हूँ, बुद्धि भ्रष्ट हो जाती तो क्या करें। अब देखिए मैं अपनी बीवी के पास ऐसी सादत से बैठा हुआ तो कितनी खुश हैं। ऐसे देखिए चेहरा फूल की तरह खिला हुआ किसके चरणों में बैठा हुआ देखिए।
हाथ जोड़ के बैठा हुआ। ऐ शमा तुझ पे रात ये भारी है जिस तरह, मैंने तमाम उम्र गुजारी है इस तरह। जलते रहा, जलते रहे, जलती रहे, जलती रहे। दिलीप साहब अब जा चुके हैं, सिर्फ ये वीडियोस रह गए हैं उनकी यादों के लिए। आज हम दिलीप साहब को श्रद्धांजलि देना चाहते हैं और साथ आपको ये भी बताना चाहते हैं कि दिलीप साहब से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। दिलीप साहब उस ज़माने के लोकप्रिय सुपरस्टार थे जब ना तो बड़ी बड़ी मार्केटिंग एजेंसियां हुआ करती थीं, ना इंटरनेट था, ना सोशल मीडिया था, ना फॉलोअर्स हुआ करते थे, ना कभी उस ज़माने में सोशल मीडिया पर अपना नाम ट्रेंड कराने की कोई व्यवस्था थी, ना ही उस ज़माने में कोई टेलीविज़न हुआ करता था, और तब वो इतने बड़े स्टार बने थे। इसका मतलब ये है कि उनकी जो लोकप्रियता है वो 100% शुद्ध और असली लोकप्रियता थी, उसमें ज़रा भी मिलावट नहीं थी। वो अपने आप में एक्टिंग का एक इंस्टीट्यूशन थे और वो एक ऐसे अदाकार थे जिन्होंने स्टारडम को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। उन्होंने हमेशा अपना पूरा फोकस अपनी अदाकारी पर रखा, अपनी एक्टिंग पर रखा और अपनी मार्केटिंग उन्होंने कभी नहीं की। जैसे आजकल के स्टार्स, उनका सारा जोर मार्केटिंग पर होता है, एक्टिंग पर कम होता है। लेकिन दिलीप साहब खालिस एक्टर थे, वो सिर्फ एक्टिंग करना जानते थे और उन्होंने जो अपनी सप्लाई थी वो बहुत लिमिटेड रखी। जैसे उनके साथ के जो बाकी लोग थे वो एक के बाद एक लगातार फिल्में साइन किए जा रहे थे। उस समय के जो व्यस्त सुपरस्टार थे वो एक दिन में न जाने कई कई फिल्मों, कई कई शिफ्ट्स में काम करते थे, एक बार में कई कई फिल्में साइन करते थे। लेकिन दिलीप साहब हमेशा ये कहते थे कि वो एक बार में एक फिल्म करेंगे, लेकिन उस फिल्म के साथ न्याय करते थे, मन लगाकर पूरी शिद्दत के साथ उस रोल को वो निभाया करते थे। सायरा बानो उनसे लगभग 22 साल छोटी थी और सायरा बानो ने आखिरी दम तक दिलीप साहब का साथ दिया, इसलिए इस जोड़ी को भी आपको आज सलाम करना चाहिए। और दिलीप कुमार से आप यही सीख सकते हैं कि कैसे चुपचाप पूरे अनुशासन में रहते हुए आप काम करते चले जाएं। और दूसरी बड़ी बात यह थी कि दिलीप साहब ने कभी भी भारत का साथ नहीं छोड़ा। भारत में रहते थे, भारत की जनता का प्यार उन्होंने पाया और भारत की जनता को भी उन्होंने बहुत प्यार दिया और भारत को भी वो हमेशा बहुत प्यार देते चले गए आखिरी दिन तक। और यही कारण है कि उन्हें पाकिस्तान का भी सर्वोच्च सम्मान मिला और भारत में भी इतना सम्मान मिला, और आज जब वो गए भी तो तिरंगे में लिपट कर गए।